ठीक है सर। चलिए शुरू Thank- करते हैं। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि क्या कराया था हम लोगों ने, क्या किया था पिछली क्लास में। सर एयर पॉल्यूशन चल रहा था, उसमें आपने नेचुरल रिसोर्सेज लिखवाए थे। एयर पॉल्यूशन में, हाँ तो कौन सी हो गई थी एयर कंप्लीट, मतलब एयर पॉल्यूशन में भी पार्टिसिपेशन कर देख रहे थे ना, गैसेस को देख रहे थे किसका क्या योगदान रहता है। उसमें हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड देख लिया था। यस सर, ये सारी गैसेज हो गई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, और बैल्कोनिक इरप्शन भी देख लिया था हमने, एमोनिया NH3, और मीथेन CO2 SO2 ड्यू टू सल्फर डिकम्पोजिशन ऑफ के, एनिमल्स, ये सब हो गया। नहीं, सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स पढ़ रहे होंगे हेडिंग में। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन करना था। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन करना था, ये करेक्ट है। देखो, हम लोगों ने ये तो देख ही लिया था कि किसके जलने से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मैन मेड है उससे कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, लेकिन उन गैसों का क्या योगदान है, उनका क्या लेवल रहता है पोल्यूशन में, ये हमें देखना है। तो उसमें हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड देख ली थी। अब नेक्स्ट उसमें हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखना है। ठीक है, देखो मैंने आपको इसको ना थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाओ। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कहाँ से मिलते हैं? देखो, नाइट्रोजन गैस नॉर्मली हमें एनवायरमेंट में मिलती ही है। पेड़ पौधों को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन बॉन्ड के रूप में चाहिए होती है पेड़ पौधों को, जैसे अमीनो एसिड्स के फॉर्म में या फिर प्रोटीन्स के फॉर्म में, कुछ सेल्यूलोज वगैरह उसी तरीके के पेड़ पौधों में भी मिलते हैं हम लोगों को। जीव जंतुओं में प्रोटीन्स के फॉर्म में वो नाइट्रोजन इकट्ठा रहती है। तो जब भी ये डिकम्पोज होगा, अब देखो पेड़ पौधों से बिना बना कोयला, इसका मतलब नाइट्रोजन का कंटेंट कोयले में भी आ गया, या फिर पेट्रोलियम, इसमें भी नाइट्रोजन का कंटेंट आ जाएगा क्योंकि वो जीवों के अवशेष से बना हुआ होता है पेट्रोलियम। अब जब ये चीजें जलेंगी वापस, फिर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे, नाइट्रोजन फिर से उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो सभी पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन के बॉन्ड्स किसी ना किसी फॉर्म में मिलते हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स करते क्या हैं? देखो, ये अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है जब वो वाटर वेपर से रिएक्शन करती है, और वाटर वेपर बादल के रूप में फिर वर्षा के रूप में वापस नीचे नाइट्रिक अम्ल को लेके आती है। अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो ये है। दूसरा, नाइट्रिक अम्ल, अच्छा एक काम और करती है नाइट्रोजन, ये पैन का निर्माण करती है, परा एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण भी करती है, जो कि बॉडी पे या आंखों में जलन पैदा करता है। कभी कभी देखा होगा स्मॉग के समय में, जब दिसंबर के मौसम में या नवंबर में जब ज्यादा पॉल्यूशन हो जाए, उस समय आपको देखने को मिलेगा स्मॉग की कॉन्सेप्ट में। तो पराएसिटिल नाइट्रेट भी बनता है। पराएसिटिल नाइट्रेट आगे ओजोन को बनाने में मदद करता है। लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन बन जाती है उससे, जो कि एक पॉल्यूटेंट गैस है। ओजोन पॉल्यूटेंट गैस है, याद रखना। लोअर एटमॉस्फेयर में हमेशा वो पॉल्यूशन करती है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है, तो ये खराब है। ये दो तीन चीजें हैं जो कि हमें इसमें करनी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? लिखें इसे। यस सर। चलिए इसे लिखो फिर। अब आप, नाइट्रोजन रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। नाइट्रोजन रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। नाइट्रोजन इज अ कलरलेस एंड ऑडोरलेस गैस। जलने पर यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का निर्माण करती है।
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर बर्निंग, आफ्टर बर्निंग, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करेंगे, वाटर वेपर से मिलके नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। तो लिखो पहले फॉर्म में, अगले पॉइंट में लिखना, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल वाष्प से क्रिया करके, जल वाष्प से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, these oxides of nitrogen form nitric acid, after reaction with water vapor। यह नाइट्रिक अम्ल अम्ल वर्षा के रूप में, अम्ल वर्षा के रूप में वापस भूमि पर पहुंचता है। दिस नाइट्रिक एसिड came back on land या came back on soil in the form of acidic rain। अच्छा, अब ये बताओ, जब ये नाइट्रिक एसिड पहुंच जाएगा लैंड पर, तो क्या सॉइल को अम्ल है, सॉइल में मिलेगा, सॉइल अम्लीय हो जाएगी नहीं? अरे बता दो, सॉइल अम्लीय हो जाएगी नहीं? सर हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। सॉइल एसिडिक होगी। अगर सॉइल एसिडिक हो तो बंजर होगी नहीं? ये सर। जी सर। इसको सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे। सॉइल पॉल्यूशन बढ़ेगा, करेक्ट। तो लिखो, इसके कारण स्वरूप, इसके फलस्वरूप मृदा अम्लीय हो जाती है। ड्यू टू इट द सॉइल बिकेम एसिडिक, जिससे मृदा प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मृदा प्रदूषण बढ़ता है। एंड इट इंक्रीजेस द सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखना आप नीचे। देखो, जब ये पानी बहकर जल के स्रोतों में मिलेगा तो ये जल को भी दूषित करेगा, जल में भी नाइट्रिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, जल प्रदूषित होगा। इसलिए स्वच्छ जल के स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं और वो जलीय जीवों को हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं। तो लिखो, यह वर्षा का पानी बहकर अन्य जलीय स्रोतों को भी प्रदूषित करता है, अन्य जलीय स्रोतों को भी प्रदूषित करता है। दिस वाटर या दिस एसिडिक वाटर again polluted the various sources या resources of fresh water, जिस कारण जलीय पारिस्थितिकी हानिकारक रूप से प्रभावित होती है। जलीय पारिस्थितिकी हानिकारक रूप से प्रभावित होती है। एंड ड्यू टू इट
वाटर इकोलॉजी हार्मफुली अफेक्टेड। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो, जब ये अम्लीय वर्षा होती है तो ये इमारतों को भी प्रभावित करती है। इरोजन शुरू हो जाता है इमारतों में, क्षारण कहते हैं उसे हिंदी में। आपने देखा होगा प्लास्टरिंग खराब हो जाती है बाहर की, जो पुताई होती है वो खराब हो जाती है बाहर की, यहां तक होता है कि ईंटें भी झड़ने लगती हैं, रेह लग जाती है ईंटों में। इसको संक्षारण कहते हैं, इरोजन कहते हैं, कोरोजन शायद कहते हैं अंग्रेजी में, कोरोजन। और व्हाइट पत्थर पर या पत्थर कोई भी ये हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। सल्फर के और आगे आएगा, सल्फर के डाइऑक्साइड या H2SO4 वो भी ऐसे ही बनते हैं, वो तो पत्थरों में छेद कर देते हैं, ये पत्थरों को पीला करने का काम करता है। व्हाइट मार्बल इससे पीला हो जाता है नाइट्रिक अम्ल से। तो एक नकारात्मक दुष्प्रभाव ये है कि जो इमारतें हैं वो खराब होती हैं, क्षारण लग जाता है। तो लिखेंगे अम्लीय वर्षा इमारतों को भी प्रभावित करती है, इमारतों को भी प्रभावित करती है। एसिडिक रेन ऑल्सो अफेक्ट acidic rain also affect the buildings। इमारतों में क्षारण रोग लग जाता है, इसके कारण, ऐसा लिखिए, इसके कारण इमारतों में संक्षारण लो रोग लग जाता है, संक्षारण रोग लग जाता है। एंड ड्यू टू इट corrosion, CORROSION, corrosion is started in buildings, corrosion started in buildings। ठीक है, इमारतों में लगा मार्बल, इमारतों में लगा संगमरमर, इसके कारण पीला पड़ने लगता है, इसके कारण पीला पड़ने लगता है। द व्हाइट मार्बल became yellowish due to it। ठीक है, देखो मथुरा की जो तेल शोधनशाला है, जबकि हम लोग ऑयल को रिफाइन करते हैं तब नाइट्रोजन निकलती है, क्योंकि वहां पर उस समय भारी मात्रा में जो हाइड्रोकार्बन है वो जलते हैं। फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, जैसा मैंने बताया, कोयला, हाइड्रोपेट्रोलियम, ये जो भी इसे जो भी फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, सबको जलाने से नाइट्रोजन उपलब्ध, नाइट्रोजन निकलती है, तो नाइट्रिक एसिड बनता है। मथुरा की रिफाइनरी ताजमहल के पीले पड़ने का कारण है। इसीलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एक बार तो उन्होंने कहा ही जजों ने कि क्यों ना इसे यहां से हटा दिया जाए, ताजमहल मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए, लेकिन उसे हटाया तो नहीं गया। ये प्रयास किए गए कि नाइट्रोजन उसमें से कम निकले। और आगरा में आपने देखा होगा कि ट्रेपेजियम के चारों तरफ का जो एरिया है वो इसीलिए बैन है, वहां पर उस तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जा सकते हैं, बाकी सब नहीं जाते, जनरेटर वगैरह बैन कर दिए गए हैं वहां पे। तो उसका कारण यही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जलने से नाइट्रोजन उत्पन्न होती है और उससे कोरोजन की स्थिति बनती है। तो लिखो इसमें यहां नोट करके, मथुरा की तेल शोधनशाला, मथुरा
हेलो, हाँ जी, सॉरी, एक बहुत जरूरी कॉल आ गया था, इसलिए मुझे कॉल पे जाना पड़ा। मुझे बताओ मैं कहाँ पे था। सर, मथुरा की तेल शोधनशाला। अच्छा। अच्छा, चलो लिखो। मथुरा की तेल शोधनशाला। उदाहरण है सर ये। हाँ, ये नोट में लिखना है आपको ना। मथुरा की तेल शोधनशाला ताजमहल के पीले पड़ने का एक कारण है। ताजमहल के पीले पड़ने का एक कारण है। ठीक है, तो आप अंग्रेजी में लिखो इसे। द रिफाइनरी ऑफ मथुरा, द रिफाइनरी ऑफ मथुरा इज ए कॉज ऑफ इरोजन ऑफ ताजमहल। पीला पड़ना एक इरोजन है, तो इरोजन ही लिख लो, इरोजनिंग ऑफ ताजमहल या ताज ट्रेपेजियम। ठीक है, चलो एक बात यहां तक कंप्लीट हुई। मुझे इसमें बताओ कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, बताओ मुझे। अगले पॉइंट पे चलता हूं फिर। सर, ये अम्लीय क्या होता है? अम्लीय क्या होता है? अम्ल की मात्रा का बढ़ जाना। अम्ल जानते हो क्या होता है? अम्ल, नहीं सर। एसिड को नहीं जानते? सर, हाँ, एसिड को जानते हैं सर। अरे तो एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं, इसमें क्या बात हो गई? ओके सर, ठीक ठीक है सर। अच्छा, अब तो जान गए। अब जान गए हो ना अम्ल क्या होता है। यस सर, जान गए। चलो देखो, ये अभ्युदय की वजह से तुम अम्ल जान गए, नहीं तो तुम आज तक तुम्हें पता ही नहीं चला कि एसिड और अम्ल एक ही बात होती है। तो योगी जी को थैंक यू बोलना। ठीक है, जी सर। चलो नेक्स्ट, आगे चलते हैं। देखो, हम लोगों ने ये देखा कि सॉइल जो है वो अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। उसकी वजह से वो पीएच वैल्यू उसकी घटती है, रेगिस्तान का विस्तार होता है। इसका एक और भी चीज है कि अम्लीय वर्षा के चलते या सॉइल के में नाइट्रोजन की मात्रा के बढ़ने के कारण मानव बॉडी में भी नाइट्रोजन में इंक्रीज हो जाती है। देखो, ये जो मान लो अम्लीय वर्षा का अम्लीय जल था, वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में मिलेगा। उन रिसोर्सेज को हम लोग कंज्यूम करते हैं, पानी निकालते हैं वहां से। अब इसका मतलब ये होगा कि मानव शरीर में भी नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। नाइट्रेट की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक बीमारी की शुरुआत हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है, बच्चों में भी एक, ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। इससे बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। तो आप लिखो इसे, अगले पॉइंट से लिखना। मानवीय शरीर में, मानवीय शरीर में नाइट्रेट की बढ़ी मात्रा, नाइट्रेट की बढ़ी मात्रा कई व्याधियों को या कई बीमारियों को आमंत्रित करती है। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ नाइट्रोजन, द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ नाइट्रोजन in human body, in human body causes various disease। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी मानवीय शरीर में नाइट्रेट के कारण उत्पन्न होती है।
मानवीय शरीर में नाइट्रेट के कारण उत्पन्न होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज happens due to increasing level of nitrate, in human body। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी सर। अगले पॉइंट से चलना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। देखो मैंने आपको बताया कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं सभी के दहन से नाइट्रोजन उत्पन्न होती है। एयरक्राफ्ट या सुपरसोनिक जेट जब स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, हम लोगों को ये पता है ज्योग्राफी से कि स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ना पसंद करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं तो नाइट्रोजन वहां से सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलती है, ऊपरी वातावरण में पहुंच जाती है, जिससे वहां पर नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड समताप मंडल में बादलों के निर्माण में वृद्धि करती है। और मुझसे किसी ने पूछा था ओजोन की लेयर कम होने का कारण क्या है, वो एक पर्टिकुलर समय में नाइट्रस ऑक्साइड के बादल वहां पर ओजोन लेयर को पतला करते हैं। तो आप लिखो अगले पॉइंट में, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऐसा लिखिए, निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल में ओजोन की परत को पतला करते हैं। समताप मंडल में ओजोन की परत को पतला करते हैं। ठीक है, द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स which generates by the burning of fossil fuel in supersonic jet flights, decreases the ozone layer of stratosphere, decreasing the ozone layer of stratosphere। ठीक है, अब ओजोन की परत पतली होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ेगा, पृथ्वी तक ज्यादा पहुंचेगा तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये स्थिति बनेगी क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा आएगा। और दूसरा स्किन कैंसर, स्किन डिजीज, आंखों से संबंधित बीमारियां अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ये बढ़ेंगी। तो लिखो ओजोन परत के पतला होने के कारण न केवल वैश्विक तापन में वृद्धि होती है, बल्कि विभिन्न प्रकार की कैंसर एवं अन्य बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। ड्यू टू थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ultraviolet radiation increases, and that's because of it global warming increase,
global warming increase as well as other various disease too, ठीक है। पराबैंगनी विकिरण के बढ़ते, या ऐसा लिखिए, पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि के कारण, आंखों का कॉर्निया भी नष्ट हो सकता है, ड्यू टू इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, the cornea of eyes could be destroyed, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो, एक तो मामला हुआ यहां तक, दूसरा मामला ये है कि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को भी उत्पन्न करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, अब ये कुछ दूसरे ऐसे पॉल्यूटेंट भी उत्पन्न कर देती है जो कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन करते हैं, जैसे पैराएसिटिल नाइट्रेट पेन को बना देती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब सनलाइट से रिएक्शन करते हैं तब फिर ये पैराएसिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, और ये पेन आगे चलकर ओजोन का निर्माण करती है लोअर एटमॉस्फेयर में, और निम्न वायुमंडल में ओजोन एक प्रदूषक है, एक पॉल्यूटेंट है। तो इसलिए ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को भी उत्पन्न करने का काम करते हैं, तो ये हानिकारक पॉल्यूटेंट्स में गिने जाते हैं। लिखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अगले पॉइंट से लिखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निचले वायुमंडल में हानिकारक प्रकाश रासायनिक स्मोग या धुआं कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम्र, वैसे तो धूम्र कहते हैं हिंदी में, तो प्रकाश रासायनिक धूम्र को उत्पन्न करते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम्र को उत्पन्न करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन generate photochemical smog in lower atmosphere। यह प्रकाश रासायनिक कोहरा पैराएसिटिल नाइट्रेट उत्पन्न करता है। दिस फोटोकेमिकल स्मॉग जनरेट्स पैराएसिटिल नाइट्रेट पेन, जो कि निचले वायुमंडल में ओजोन उत्पन्न करता है, विच प्रोड्यूस ओजोन इन लोअर एटमॉस्फेयर, निचले वायुमंडल की ओजोन हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि करती है, द ओजोन ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर,
lower atmosphere increases the level of greenhouse gases, increases the level of greenhouse gases। ठीक है, बताओ। अच्छा लिखो, एक अंतिम पॉइंट और लिखो। अतः निचले वायुमंडल की ओजोन, अतः निचले वायुमंडल की ओजोन एक प्रदूषक गैस है। निचले वायुमंडल की ओजोन एक प्रदूषक गैस है। सो द ओजोन ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर इज अ पॉल्यूटेंट गैस, इज अ पॉल्यूटेंट गैस। ठीक है, बताओ यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो पूछो। सर ग्रीन हाउस गैस वाली बात एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ओजोन क्या करती है, पेन से पैरासिटिल नाइट्रेट से ओजोन बन गई निचले वायुमंडल में, यहां तक समझ में आ गया? जी सर। अब ओजोन क्या करेगी, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, उसे आने तो देती है लेकिन लौट के नहीं जाने देती। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक लेती है नहीं ओजोन? हाँ सर। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रुक जाएगा लोअर एटमॉस्फेयर में। जब लोअर एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रुक गया तो नीचे का वायुमंडल गर्म होगा या नहीं होगा? हाँ सर। वैश्विक तापन बढ़ेगा नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। इसलिए ये एक पॉल्यूटेंट गैस है। ठीक है सर। चलो अब नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में। ये फोटोकेमिकल हो गया, नाइट्रोजन का कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। एक नोट करके लिखो फिलहाल। मुझे ये बताओ कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उत्पन्न कर रहा है इस समय, नाइट्रोजन उत्सर्जन में? चाइना। चाइना। देखो सबसे ज्यादा इस समय पॉल्यूशन चाइना में है। कारण इसका ये है कि चाइना, इसकी इकोनॉमी इस समय ट्रांजिशन में है, डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बन रही है, तो वो सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाए रखने के लिए। जैसे जैसे जितनी तेजी से ग्रोथ जिस इकोनॉमी में बढ़ेगी वैसे ही वैसे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है वो बढ़ेगी। इसका मतलब पॉल्यूशन बढ़ेगा। नाइट्रोजन उत्पादन करने में चाइना का पहला स्थान है और उसके बाद दूसरे स्थान पर हम आते हैं, तीसरे स्थान पर यूएसए। तो लिखो आप। नोट में लिखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोजन के उत्पादन में, नाइट्रोजन के उत्पादन में चाइना का पहला स्थान है। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ, according to the recent report of World Meteorological Department, World Meteorological Department, China produces the maximum nitrogen। द्वितीय स्थान पर भारत, द्वितीय स्थान पर भारत, जबकि तृतीय स्थान अमेरिका का है। ऑन सेकंड प्लेस इंडिया, ऑन सेकंड प्लेस इंडिया एंड ऑन थर्ड प्लेस, एंड ऑन थर्ड प्लेस दैट इज अमेरिका। ठीक है, यहां तक किसी की कोई समस्या है तो पूछ लो।
चलो अब नेक्स्ट लिखो सल्फर के डाइऑक्साइड्स या सल्फर के ऑक्साइड्स लिखो, डाई नहीं, सल्फर के ऑक्साइड्स लिखो। ठीक है, देखो जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हानि उत्पन्न करते हैं वैसे ही सल्फर के ऑक्साइड्स भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इसमें लिखो, अब देखो सल्फर के ऑक्साइड मिलेंगे कहां पर। एक तो हमें सल्फर कंटेंट मिलता है जमीन में, कोयला जमीन से ही निकलता है, इसलिए कोयले में एक तो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, जब पेड़ पौधे नीचे दब गए और उनका गैसिफिकेशन हुआ तब कोयले का निर्माण हुआ। हमें ये पता है मिट्टी में सल्फर पाया जाता है, जिसकी वजह से कोयले में भी सल्फर मिल गया। दूसरा, पेड़ पौधों में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में सल्फर पाई जाती है, तो पेड़ पौधों में या कोयले में सल्फर कंटेंट होता है, एक चीज। दूसरी चीज, जब पेट्रोलियम को हम लोग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें सल्फर का इस्तेमाल करते हैं शोधन में, साफ करने में उन्हें, तो उसमें सल्फर मिल जाता है। तो जब भी जितने भी पेट्रोलियम या कोयला जलाया जाएगा जब भी, तो सल्फर के ऑक्साइड्स उत्पन्न होंगे। सल्फर के ऑक्साइड्स उत्पन्न होने का ये दो सबसे बड़े रीजन है, कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सर क्या मैं अल्कोहल, आपको समझा पाया? यस सर। सर हाँ जी। अल्कोहल में भी होगा ये सल्फर? अल्कोहल में सल्फर, देखो चीनी, जब हम लोग चीनी को बनाते हैं तो सल्फर का उपयोग करते हैं साफ करने में, रस को साफ करने में। चीनी में इसलिए सल्फर की मात्रा होती है, अल्कोहल में भी होती होगी क्योंकि उसका निर्माण भी सीरे से किया जाता है जिसमें सल्फर होता ही है। जी सर, ठीक है सर। सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक है, तो लिखो। हाँ नीरज, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर वो सेकंड नंबर पर यूएसए शो कर रहा है और थर्ड नंबर पर इंडिया है सर, हाल नाइट्रोजन फिलहाल पर। में ही? हाँ सर, अभी मैंने चेक किया था तो अभी उस पे गूगल पर दिखाया है। अच्छा, तो इंडिया कर लो, सेकंड पर इंडिया, थर्ड पर इंडिया कर लो, सेकंड पर यूएसए कर लो। मेरे पास जो डेटा था उसमें 11% है भारत का। कितना परसेंट दिखा रहा है वर्ल्ड का, अमेरिका का, भारत का, दोनों का बताओ? चलो आप वाइकिपीडिया पर है या कहाँ पर है ये, मतलब ऑथेंटिक रिसोर्स है या ऐसे ही है? रिसोर्स तो ऑथेंटिक है, पर ये सर 2018 तक का शो कर रहा है। सर आपके पास कौन सा है सर? मेरे पास 19 की रिपोर्ट है। ओके सर, चेक करता हूँ। एक बार चेक कर लो। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है ये डेटा। क्योंकि भारत की वृद्धि दर तेज देखी गई और अमेरिका में लॉकडाउन में कुछ मंदी देखी गई, तो हो सकता है डेटा हो गया हो। भारत में लॉकडाउन वगैरह में उतना ज्यादा अर्थव्यवस्था में असर पड़ा नहीं जितना बाकी देशों में, विकसित देशों में पड़ा था। चलो खैर, इसमें कोई बात नहीं। आप सल्फर के ऑक्साइड्स लिखो, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप इसमें लिखो, देखो ये जितने भी वायु प्रदूषक हैं, सारे वायु प्रदूषकों में सबसे ज्यादा तो कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, 50% का भाग है इसका। दूसरे नंबर पर सल्फर के ऑक्साइड्स का दूसरा नंबर आता है। तो लिखो इसमें समस्त वायु प्रदूषकों में, समस्त वायु प्रदूषकों में सल्फर के ऑक्साइड्स का सल्फर के ऑक्साइड का द्वितीय भाग है। सल्फर के ऑक्साइड का द्वितीय भाग है। इन ऑल एयर पॉल्यूटेंट्स, द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, the oxides of sulfur came on second.
the oxides of sulfur came on second. सामान्यतः सभी ताप शक्ति ग्रहों में generally from all thermal power stations, तेल शोधनशालाओं से फ्रॉम रिफाइनरीज तथा मोटर वाहनों से यह निस्सृत होती है and it emit from motor vehicles. ठीक है। SO2 मानव जनित प्रदूषणकारी स्रोतों में द्वितीय स्थान रखते हैं। The oxides of sulfur came on second place in human pollution resources. In pollution resources generated by human, ऐसा लिखिए। ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो SO2 अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, बारिश में नीचे आता है। SO2 वाटर वेपर के साथ मिलकर सांस में भी अंदर चली जाती है, जिससे ये छेद कर देती है फेफड़ों में, दमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो आप लिखो अगले पॉइंट में, यह अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर acidic rain। फेफड़ों में पहुंचकर यह उन्हें क्षतिग्रस्त कर देती है। It damages the lungs after reaching there, जिससे दमा हो जाता है। And due to it the asthma happened। अगले पॉइंट से लिखना, पत्थरों में छेद कर देती है, क्रैकिंग गैस कहते हैं इसलिए इसे। तो लिखो पत्थरों में इसके कारण छेद हो जाता है। पत्थरों में इसके कारण छेद हो जाता है। ड्यू टू इट there would be fracture in stone। इसी कारण इसे क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। and so it is known as cracking gas। सामान्यतः कोहरे के साथ मिलकर यह आंखों में जलन भी उत्पन्न करती है। कोहरे के साथ मिलकर यह आंखों में जलन भी उत्पन्न करती है। जनरली इट प्रोड्यूसेस
Generally, it produces itching in eyes during smoke. During itching? smoke. Itching. ठीक है सर. Itching in during smoke. पेयजल तथा मृदा को भी ये प्रदूषित करती है. पेयजल तथा मृदा को भी यह प्रदूषित करती है. It polluted drinking water and soil too. इमारतों में क्षारण रोग इसके कारण भी लगता है. इमारतों में क्षारण रोग इसके कारण भी लगता है. The corrosion disease in buildings happens also due to it. ठीक है, चलिए यहां तक रखते हैं आज. इसके आगे फिर कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में. कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए. और हेडिंग आगे लिख लीजिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हम लोग आगे देखेंगे. कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए जी. सर ऑफलाइन क्लास कब होगी? हाँ सर. ऑफलाइन क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी हमारी. ठीक है सर. ठीक है सर, सर. जैसा कि उम्मीद है. कैंपस में ही होगी या हम्म. यहाँ से अलग होगी? सर ऑनलाइन भी कैंपस चलती में ही रहेगी होंगी. इतने ऑनलाइन चलती रहेगी. और आफ्टर दैट सर इसके बाद फिर ऑफलाइन के बाद जब ऑफलाइन चलेगी तो ऑनलाइन भी चलेगी क्या सर? नहीं, जब ऑफलाइन चलेगी तो ऑनलाइन आपको जैसे वहाँ कैंपस में चलती है. एक्चुअली कैंपस वाले हमें दे नहीं रहे, ना तो हमारा वो लगने दे रहे हैं ये वहाँ पर नेट, और अपना नेट कनेक्शन हमें दे नहीं रहे, तो थोड़ा परेशान कर रहे हैं लोग. इसलिए वहाँ थोड़ी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं रह पाती चाहते हुए भी ऑनलाइन की. तो लेकिन कोशिश करेंगे इस बार हमें मिल जाए. शायद इस बार हमें मिल जाएगा. वाइस चांसलर मैम इंटरवीन कर रही हैं उसमें. जी सर. ठीक है, ओके सर. ठीक है सर. ठीक है सर. चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं और कल मिलेंगे, फिर आगे कल करेंगे इसमें. चलिए, ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक